नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट के जो है हम जो इससे पहले पेपर हुआ था 31 जनवरी 2021 को उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो मैथ के से 15 प्रश्न हमने जो पेडागोजी सेक्शन के आते हैं वो देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे 15 बाकी बचे प्रश्न जो कि हल करने वाले आते हैं। दोनों ऐसे पोर्शन आधे आधे यानी 15-15 आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल जो है वो घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल जो है वो घेरा जाएगा, ये एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो जो जो प्रश्न में जिस सीरियल से दे रखा है उसी क्रम से करते हुए चलेंगे। वर्ग की बात हो रही है और कह रहा है तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है। तो आप कहेंगे कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल प्रश्न में 144 दे रखा है, तो हम इसको 144 रख देंगे और ये जो है वो भुजा स्क्वायर के बराबर जो है वो हो जाएगा। अब जब भुजा स्क्वायर की वैल्यू 144 के बराबर है तो भुजा की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो भुजा की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। तो भुजा यहाँ से 12 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए। अब ये जो तार है वर्ग था और इसे आपने फैला लिया, फिर उसको क्या कर दिया? आयत बना दिया। तो आयत जो बना वो कुछ इस टाइप से होगा आपका। तो ये जो बाहरी वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये जो तार को आपने मोड़ कर बनाया, ये क्या कहलाएगा? ये परिमाप कहलाएगा। वैसे आप वर्ग का परिमाप भी देखिए, आपने वर्ग की भुजा निकाल ली, यहाँ से वर्ग का परिमाप भी निकाल सकते हैं। आगे भी आपको प्रश्न में काम आएगा। तो वर्ग का परिमाप क्या आ जाएगा? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो आप कहेंगे 4 गुणे भुजा। अब भुजा की वैल्यू आपने 12 निकाल ही ली है, तो यहाँ पर आप क्या करिए 4 गुणे 12 कर दीजिए। 12 चौक कितना होता है? 48 होता है। तो 48 सेंटीमीटर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का परिमाप ये हो गया। अब आपको मैंने क्या कहा, इसी से ही आयत बनाया जा रहा है। तो आयत में जो बनाएंगे आप मोड़कर, वो इसी आकार में बनाएंगे, तो उसके लिए हमें निकालना होगा आयत का परिमाप, क्योंकि आयत का जो परिमाप होगा वो उसके चारों ओर की जो बाउंड्री लाइन होगी वही होगी, क्योंकि उसी से हमने बनाया है। तो आयत का परिमाप आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। एल लंबाई और बी ब्रेथ होती है जिसको हम कहते हैं चौड़ाई। अब यहाँ पर जो आयत का परिमाप है वो आपका क्या रखेंगे, ये चीज आपको समझना है। वो वर्ग के परिमाप के बराबर ही रखेंगे, इसीलिए मैंने वर्ग का परिमाप बनाया। देखिए क्या है, ये वर्ग है, आप कहेंगे है। अब इसी का जो बाहरी वाला तार आप देख रहे हैं, जैसे कि एक ये वाला हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इसे अगर आप सीधा कर देंगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। 1 2 3 इस टाइप से इसमें 4 खाने हो जाएंगे। अब इसी को आपने दोबारा से मोड़ा और क्या बना दिया? आयत बना दिया। तो तार तो उतना ही है जितना था, इसी से आपने बस आकृति इसकी शेप चेंज कर दी है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ऊपर से थोड़ा सा दबा दिया है। तो जो इसका वर्ग का जो परिमाप था वो इसी के बराबर ही तो रहेगा, वो आयत के परिमाप के बराबर ही रहेगा। उसमें परिमाप में कोई बदलाव नहीं होगा। तो बस, क्योंकि रीजन क्या है क्यों नहीं बदला होगा, क्योंकि उसी को मोड़कर बनाया गया है इसलिए। अब तो आयत का परिमाप आप क्या रख देंगे? 48 रख देंगे, क्योंकि वर्ग का परिमाप हमने 48 ऑलरेडी निकाला था। अब यहाँ पर बराबर होगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई की। लंबाई प्रश्न में कह रहा है 16 सेंटीमीटर है आयत की, तो हम इसकी जगह 16 रख देंगे। और प्लस आपका बी यानी कि चौड़ाई, जो कि आपको यहाँ पर हम निकालेंगे, क्योंकि पूछा तो क्षेत्रफल गया, तो पहले चौड़ाई आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को इधर 48 के बटे में ले जाएंगे या 2 से डायरेक्ट काटेंगे। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौकू 8, 24 यहाँ से आएगा। अब बी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो आपका जो 16 है ये बराबर के उधर जाएगा। तो 24 माइनस 16 आप करेंगे, 24 में से 16 घटाएंगे तो आपका मान 8 बचेगा। देखिए 16 से 20 तक जाएंगे, 4 उधर और 20 से 4 आगे बढ़ेंगे तो 24। तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा? 8 सेंटीमीटर निकल करके आएगा। प्रश्न में क्या कह रहा है? तो क्षेत्रफल कितना घेरा जाएगा। तो किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो हम लगा देंगे। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आपको सूत्र सभी अवश्य रटे होने चाहिए, क्योंकि अगर सूत्र नहीं आएगा तो आप इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको नहीं कर पाएंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी है? प्रश्न में ही 16 दे रखी थी। लंबाई की जगह हम रख देंगे लंबाई यानी कि 16। चौड़ाई आपने निकाली है 8, उसकी जगह चौड़ाई रख देंगे यानी कि 8। तो 16 गुणे 8 कितना होता है? तो 128 होता है, जो कि आपके ऑप्शन ए वाले में दे रखा है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जो लंबाई थी वो भी आपकी सेंटीमीटर में थी, जो चौड़ाई थी वो भी आपकी सेंटीमीटर में थी। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे, इसीलिए प्रश्न के ऑप्शन में सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की जो है वो तरफ। अगला है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी
दूसरी सबसे बड़ी भिन्न इनमें से कौन सी, यानी कि पता आपको ये होना चाहिए कि ये जो भिन्न दे रखी है इनमें सही क्रम क्या है, सीरियल क्या है। इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है जैसे 5/6 दे रखा है, आप इसे दशमलव में निकाल लीजिए, तो एक तरीका वो हो सकता है। दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि आपका जो भी भिन्न दे रखा है उसमें ऊपर नीचे दोनों में आप शून्य से गुणा कर दीजिए। जैसे अब 50/60 हो जाएगा, तो यहां से आपको इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो एक तरीका ये भी आप अपना सकते हैं। या तो हम सीधे सीधे दशमलव में निकाल लें, तो 5/6 होगा वो आपका 0.83 के बराबर होगा। फिर अगला आपका है 3/4, तो 3 और बटे 4 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 0.75 के बराबर होगा। ऐसे ही 1/2 आप जानते हैं, आधा मतलब 0.50 के बराबर होगा। ऐसे ही आपका 2/3 है आपका किसके बराबर होगा, तो 2/3 आपका 0.66 के आसपास आएगा, 66 ऐसे डैश 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 करके। और सबसे लास्ट में आपका 3/5 है, ये आपका आ जाएगा 0.6। ये कैसे निकालना है बात को जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो भी समझ लीजिए। जैसे कि 3/5 है, तो जो नीचे वाली संख्या है वो भाग के बाहर रखेंगे, और अंदर वाली जो ऊपर दे रखी है उसको अंदर रखेंगे। अब 5 से 3 तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं 0। 5 कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी 0.6 आपको प्राप्त हो गया, वही यहाँ पर लिखा है। ऐसे आपको सभी में निकाल लेना है। अब दशमलव में निकालने से क्या होता है, इस चीज को भी समझिए। दशमलव में निकालने से अब आप आसानी से बता सकते हैं दशमलव में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। तो सबसे बड़ी यहाँ पर कौन सा है, 0.83 आप देख रहे हैं, यही सबसे बड़ा है, क्योंकि 0.83 से सभी 0.75 भी छोटे हैं, 0.50 भी, 0.66 भी और 0.6 भी। तो सबसे बड़ी आपकी कौन सी है, ये है 5/6 वाली। तो 5/6 वाला देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी और डी है। फिर दूसरी सबसे नंबर पे कौन सी आएगी, तो 0.75 वाला इसके बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है, क्योंकि इससे तो और कोई बड़ा है भी नहीं। तो वह दूसरे नंबर पे 3/4, यानी 5/6 और 3/4 आपका सी वाला ऑप्शन दे रखा है, यही आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उम्मीद है करते हैं इस टाइप के भी प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे सुबह का समय है, एएम पीएम पे विशेष ध्यान दिया करिए। साढ़े एएम मतलब 12 बजे से, जो दोपहर का 12 बजे होता है उससे पहले का जो समय होता है वो एएम में आता है, दोपहर के 12 बजे के बाद का समय पीएम में आता है। और इसी प्रकार पूर्वाहन अपराहन भी लिख के आ जाता है, पूर्वाहन मतलब एएम, अपराहन मतलब पीएम। तो अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे पहुंची, वह अपने सहकर्मी से घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मतलब 40 मिनट की देरी से जो है वो पहुंचा। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, ये यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न में यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, तो मिसप्रिंटिंग क्या है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे यहाँ पर आपका समय है, और उससे 15 मिनट आगे प्रश्न में 15 मिनट पहले पहुंची, यानी कि गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची, और अपने सहकर्मी से वो आधा घंटा पहले पहुंची। तो सहकर्मी से के बाद यहाँ पर क्या आएगा, आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा था। तो 40 के बाद क्या आ जाएगा आपका, मिनट आ जाएगा। मतलब इसमें घनघोर मिसप्रिंटिंग हो रखी है इस प्रश्न में इतना। अब प्रश्न हो गया संशोधित। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था ये आपको बताना है। देखिए प्रश्न में 8:30 बजे का टाइम था, और उससे 15 मिनट पहले पहुंची, तो कितने बजे पहुंची, तो आप कहेंगे 8:15, और एएम का जो टाइम था उसमें पहुंची थी। फिर अस्मिता जो है वो अपना जो सहकर्मी है उससे आधा घंटा पहले पहुंची थी, यानी जो उसका सहकर्मी है वो कितने समय पहुंचा होगा, इसके आधा घंटा बाद पहुंचा होगा। तो सहकर्मी के पहुंचने का समय क्या होगा, 8 बजकर, इससे 30 मिनट आगे जाएंगे तो 45 AM। ये क्या हो गया समय, ये हो गया सहकर्मी का। सह मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है, और ये जो समय है वो अभी अस्मिता का चल रहा है। आगे क्या कह रहा है, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा था, यानी जो 8:45 का जिसका समय है, ये गोष्ठी का जो टाइम था उससे 40 मिनट लेट पहुंचा था, यानी जो गोष्ठी का सही समय था वो इसके 40 मिनट पहले रहा होगा। तो 8:05 पर कहीं गोष्ठी का समय रहा होगा, तभी ये 8:45 पर पहुंचा और 40 मिनट लेट हो गया। तो गोष्ठी का जो समय था वो कितना था, 8:05, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस टाइप से इस प्रकार के प्रश्नों को आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि पारिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो किस तरीके से करेंगे,
कहने का मतलब है कोई 2 ऐसी संख्याएँ आपको लेनी है जो कि मल्टीप्लाइड करने पर 18 ही आए, क्योंकि यहाँ पर वर्गों की बात की जा रही है, तो उसमें कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो एक तो ये हो गया कि 48 गुणे 1 आपका 48 के बराबर होगा। एक आप इसी का आधा कर लीजिए, 24 गुणे 2 कर सकते हैं। एक आप 16 से कर लेंगे तो 16 तियाँ 48 होता है। एक आप 12 से कर लेंगे तो 12 चौक 48 होता है, और 8 6 जा 48 भी होता है। तो इस प्रकार से टोटल 5 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। 5 यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका। अगला है विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में जो है वो खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित रहे, ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। इसके अलावा वीडियो समझ में आ रहा हो, चीजें पसंद आ रही तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा वीडियो को। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे करते हैं, सीधे से लाइन खींच लीजिए। अब इसमें जो भी प्रश्न में शर्त कह रहा है उसको हम दिखा लेंगे। विद्यालय जो है उसकी कक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरे से रूही का 19वां स्थान है, यानी कि 19 नंबर पे रूही है। इधर से भी आप देखेंगे तब भी, इधर से भी देखेंगे तब भी, यानी कि इधर से अगर देखेंगे तो इस साइड इसके 18 लोग बैठे हैं, इधर से देखेंगे तो इस साइड इसके 18 लोग बैठे हैं, क्योंकि इधर से गिनेंगे तो 18, उसके बाद इसका नंबर 19 पे आएगा। सेम चीज इधर से भी होगी। तो अब आपको बताना है टोटल कितने हैं, तो 18 18 19 जोड़ लीजिए। या यही बस एक गलती आपको नहीं करनी, 19 नहीं जोड़ना है, यहाँ पर एक पर्सन को जोड़ना है। एक पर्सन तो बीच में बैठा है, इधर से गिन रहे हैं तो 18 1 19 आ रहा है, इधर से गिन रहे हैं 18 1 19 आ रहा है, यानी 18 18 1 आप आपस में जोड़ लें तो 18 दूना कितना होता है, और 36 और उसमें एक जोड़ेंगे तो 37, यानी 37 आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला एक संख्या 100 के आधे से अधिक है यदि 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो संख्या बताइए। अब इस टाइप के एक प्रश्न ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक्स वगैरह माने। तो सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन से करिए। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया जो आपकी शर्त दे रखी है, लास्ट वाली कह रहा है इस दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। तो देखिए क्या 5 4, ये जो 4 है वो 5 का डबल है, नहीं है। 1 8 में देखिए नहीं है, 2 7 में देखिए नहीं है, 6 3 में है, डी आंसर हो जाएगा। बाकी शर्तों को भी एक बार देख के देख लीजिए कि 100 के आधे से अधिक है तो 100 का आधा 50 होता है, उससे अधिक है 63 बिल्कुल है। 6 जो है वो दहाई से अधिक है, तो 6 दहाई से आपका कम तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि दहाई पर आपका 6 ऑलरेडी दे रखा है। और 8 जो है वो दहाई से कम है, तो 6 आप देख रहे हैं ये 8 से ऑलरेडी कम भी है, यानी 8 जो है वो दहाई पर जो अंक दे रखा है, इकाई दहाई पर 6 दे रखा है, तो उससे कम भी है 8। इसके अलावा इसके अंकों का योग 9 दे रखा है, तो 6 3 जोड़ेंगे 9 होगा। इसका दहाई का अंक इकाई का अंक का डबल हमने पहले दिखा दिया, बस 63 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका कि विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें यहाँ पर दे रखी हैं। जैसे क्रेयॉन का एक पैकेट 15 रुपए 50 पैसे का है, पेंसिलों का एक पैकेट जो है स्केच पेन का 14 रुपए का है। इसी प्रकार सभी पूरी लिस्ट दे रखी है। अब ये बात यहाँ पर की गई है कि सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन का, 2 पैकेट पेंसिल के, एक पैकेट स्केच पेन, एक ये करके टोटल इतनी सारी चीजें उसने खरीदी हैं। टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब दुकानदारी आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आप कर पाएंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। तो देखिए सबसे पहले क्या इसने खरीदा, एक क्रेयॉन खरीदा, कितने रुपए, 15 रुपए 50 पैसे। तो आप 15 रुपए 50 पैसे जो है वो लिख लीजिए, 15 रुपए 50 पैसे। फिर आगे कह रहा है 2 पैकेट उसने पेंसिल के भी खरीदे। एक पेंसिल का एक पैकेट है 14 रुपए का, तो 2 पैकेट 28 रुपए के होंगे, तो 28 रुपए यहाँ पर और जोड़ दीजिए। फिर कह रहा है कि एक पैकेट स्केच पेन का भी खरीदा। एक पैकेट स्केच पेन का 14 रुपए का है, तो नहीं, एक पैकेट जो है स्केच, ये देखिए ये वाला जो है ये यहीं तक है। पेंसिलों का एक पैकेट है 14 रुपए का, और स्केच पेन का एक पैकेट, ये दोनों लाइन इस वाले रुपए के लिए लिखी है, तो 22 रुपए 50 पैसे का है, तो 22 रुपए 50 पैसे का इसने ये खरीद लिया। आगे कह रहा है कैंची भी खरीद ली है। कैंची है 17 रुपए की, एक ही खरीदी है, तो 17 रुपए इसमें हमने और जोड़ दिए। फिर कह रहा है एक कैंची के बाद चमकीले कागज की 5 सीटें खींची इसने खरीदी हैं। चमकीले कागज की एक सीट है 2 रुपए 50 पैसे की, तो 5 सीटें कितनी हो जाएंगी, तो 2 रुपए 50 पैसे को 5 से गुणा करेंगे, तो ढाई का 5 गुना कितना होगा, तो 12 रुपए 50 पैसे होगा। तो आपका 12 रुपए 50 पैसे। फिर एक पैकेट सजावटी स्टिकर भी खरीदे। तो सजावटी स्टिकर जो है उसका एक पैकेट 5 रुपए का है, यानी इसी में 5 रुपए आप और जोड़ दीजिए, 5 रुपए यहाँ पर
और जुड़ जाएगा। इतनी सारी चीज़ों को बस आपको जोड़ना है, जोड़ना तो आपको आता ही है। यहाँ पर 0.50, यहाँ पर 0.50, यहाँ पर 0.50, तो जोड़ने पर आपका यहाँ पर पॉइंट 1.5 आएगा, तो 0.50 ही लास्ट में आएगा, तो 0.50 यहाँ हो जाएगा। फिर उधर हासिल जाएगा, फिर इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो आपका ये हासिल वाला जोड़ने के साथ 100 आएगा, तो 100.50 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ए वाले ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है। इस टाइप से इस प्रकार का एक प्रश्न हर साल आता है, जहाँ पर आपको रेट दे रखे होते हैं। कई बार उसमें थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, तो गलत ना करिएगा। इस टाइप के प्रश्न सरल काफी होते हैं। अगला देखते हैं कि रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 231 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 5:15 ये यहाँ 231 घंटे वाला समय है, थोड़ा सा गड़बड़, इधर लिख देते हैं इसको। ये समय एक्चुअल में 23 घंटे 40 मिनट का है। 23 घंटे 40 समय ऐसे ही है। आगे घंटे भी लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज, वैसे इधर लिखा हुआ है। अब आपका प्रश्न है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 यानी कि रात के 11:40 पर चलती है और मुंबई पहुंचती है 1 जून 2020 को 5:15 पर। तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय 5:15, मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो समय बज रहा है, यहाँ पर आपको समय देखना है कि कितना कितना होगा। जैसे 23:40 है, तो इस 30 मई का जो समय होगा वो होगा 20 मिनट का। आपको टोटल जोड़ना है ना कि कितने से कितने समय बचेगा। फिर 30 के बाद 31, आपको ये जरूरी देखना है कि जो भी यहाँ पर मंथ पूछा जा रहा है वो 30 का है 31 का है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो 30 के बाद 31 मई जो 31 की होती है, तो एक एक दिन और बढ़ेगा, तो उसमें आपके टोटल 24 घंटे जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो 24 आवर के लिए एच आपने लिख दिया। फिर उसके बाद 1 जून जो है उसमें 5:15 समय तक दे रखा है। 5:15 जो समय है ये आपका सुबह का समय है दे रखा है, क्योंकि जब 23:40 मतलब 23 के जो फॉर्मेट में यानी 13-14 के फॉर्मेट में होता है, वो 12 बजे के बाद होता है दोपहर के। तो ये जो 5:15 दे रखा है सुबह का दे रखा है, यानी 5 घंटे आपका और हो जाएगा। और मिनट कितने, तो 15 मिनट। अब आपको बस इतना सबको जोड़ लेना है। तो 24 घंटे में 5 घंटे जोड़ेंगे आप, तो 29 घंटे हो गए। और 20 और 15 आपका 35 होता है, यानी 29 घंटे 35 मिनट आपका आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न आपका समय पर आधारित भी एक आते ही आता है, जिसको गलत बिल्कुल ना करिएगा। ऐसे ही आपको समय का अंतर जो है वो निकालना होगा। अगला एक प्रश्न है कि एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक, देखिए यहाँ पर सभी 5 अंकों की हैं चारों ऑप्शन में। 100वें जो स्थान का अंक है वो 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। अब यहाँ पर जैसे हमने ऊपर इससे पहले देखा था कि आपने क्या किया, डायरेक्ट जो है इस टाइप के प्रश्न आ रहे थे तो ऑप्शन में ही चेक कर लिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो 100वें स्थान का अंक कौन सा है, जैसे कि अगर 419 में देखेंगे तो 100 नंबर पे 4 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है और इसमें 3 आ रहा है। 100वें स्थान का अंक 10,000वें अंक के स्थान का 3/4 है। 3/4 का मतलब है 3/4। या तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि 10,000वें स्थान यानी कि जो शर्त दे रखी है, इसमें से ऐसी शर्त ढूंढ लीजिए जो आपको यहाँ पर अप्लाई करने में सबसे ज्यादा इजी हो। जैसे आगे देखिए 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। फिर 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। देखिए ये वाली आपने लाइन यहाँ पर ढूंढी, ये आपके प्रश्न को बहुत ज्यादा सरल कर देगी। आप जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। कह रहा है यहाँ 10वें स्थान का अंक, 10वां स्थान का अंक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। और यही कह रहा है कि अंक जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4। तो वर्ग यहाँ पर 4 किस में आ रहा है, केवल सी वाले ऑप्शन में आ रहा है। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 1 सेकंड में आप आंसर तक पहुंच गए इस छोटी सी लाइन से। अब इतनी सारी चीजें आपको चेक करने की भी आवश्यकता भी नहीं पड़ी। तो वही मैंने कहा कि आप ये ना करिए कि जैसे प्रश्न आया तुरंत लगाने लगे, इसमें भी देख लें, ये भी देख लें, वो भी देख लें। कोई ऐसी शर्त ढूंढिए जिसको अप्लाई करना सबसे ज्यादा सरल हो, क्योंकि उससे क्या होगा, एक ना एक ऑप्शन कट जाएगा। जैसे यहाँ पर तीनों ही कट गए, तो हो सकता है वहां पर 2 ऑप्शन कट जाए। फिर कोई और शर्त से चेक करिए ताकि थोड़े थोड़े करके ऑप्शन आप पूरा प्रश्न चेक किए बिना ही आंसर तक पहुंच सकें। अगला देखते हैं आपका कि 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या जो है वो घटाना होगा। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से सही होगा। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को आपस में जो है वो जोड़ लेना है। इन तीनों का जो जोड़ है वो 8 2 16, 8 24 यानी 24,000 के समथिंग में आएगा। तो 24,904 जो है वो आएगा।
प्रश्न में कह रहा है आपको ये पाना है और इसके लिए इन तीनों के योग में से क्या घटाएं। तो इन तीनों के योग में से अगर आप ये घटा दें तो आपको जो पाना है वो निकल के आ जाएगा। यानी 17,863 जो है इसमें से घटा देते हैं। इसमें से अगर 17,863 घटाएंगे तो आपका एक, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 7, 7,041 आएगा। 7,041 आपका सही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 7,041 जो है इन तीनों के योग में से अगर आप घटा देंगे तो क्या होगा, हमें 17,863 मिल जाएगा। तो वही हमने उल्टा कर दिया, किसी को डायरेक्ट घटा दिया तो जो संख्या प्राप्त हो गई वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 56 कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी से भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है तो मग की धारिता क्या होगी। तो ये चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो जो 16 लीटर है इसको आपको एमएल में चेंज करना होगा क्योंकि ऑप्शन चारों ही आपके एमएल में दे रखे हैं। तो 1 लीटर में 1000 एमएल होता है तो 16 लीटर में 16,000 एमएल हो जाएगा। धारिता आपको निकालना है, लिखा है ना मग की धारिता निकालना है। तो मग की धारिता निकालने के लिए बाल्टी से भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर फिर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो आप कुछ ना करिए, सीधे इस 50 से डिवाइड कर दीजिए। तो 16,000 एमएल हमने ऑलरेडी चेंज कर लिया, इसमें से आप डिवाइड कर दीजिए 50 को। तो आपका कितना आएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, यहाँ पर एक जाएगा और यहाँ पर 5 दूना 10 और यहाँ पर शून्य आ जाएगा। 320 ml आपका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसकी धारिता जो है निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 57, यानी कि जो क्रम चल रहा है ना उसमें टोटल 15 प्रश्न आते हैं। तो 46 से हम 60 तक देख रहे हैं, इसके बाद 2 प्रश्न और आपके रह जाएंगे। तो प्रश्न आपका, एक टैक्सी का मीटर जो है पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने शहर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा की और टोटल 258 किराया दिया, 258 रुपए। तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी जो है वो कितनी होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। और इस तरीके से 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। वैसे आप इसको ऑप्शन से करिए, वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कह रहा है टोटल 258 रुपया किराया आपका गया, 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है, यानी 2 किलोमीटर स्टार्टिंग के जो आप चल चुके हैं वो तो आपका स्टार्टिंग का 50 रुपए हो जाएगा। यानी इस 2 किलोमीटर का जो है आपका चार्ज 50 रुपए जो है यहाँ से क्लियर हो गया। अब बाकी आपका कितना किलोमीटर आएगा उसके लिए डायरेक्ट ऑप्शन से आप ले सकते हैं और आपको 16 रुपए के हिसाब से चलना है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। 16 रुपए के हिसाब से अगर आप 16 किलोमीटर जाते हैं तो 16 गुणे 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है जाके। तो वहां पर 258 रुपए से आप ऊपर निकल जाएंगे, जबकि 50 रुपए आपको इसमें भी ऐड रखना है। यानी कि ये 18 वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपका 12 या 13 या 15 इनमें से कोई हो सकता है, क्योंकि वो तो फिर ऊपर निकल गया है, वो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है। ऐसे ही आप 16 से 13 का अगर चेक करेंगे तो 16 गुणे 13 आपका होता है 208 के बराबर। और 208 में अगर आप 50 रुपए और जोड़ेंगे तो ये आपका 258 के बराबर हो जाएगा। पर यहाँ पर आपका 13 किलोमीटर अगर 13 से गुणा करे देना तो यही हो जा रहा है ना, उसमें दो और आप जब जोड़ेंगे तब आपका जाकर जो है ये पूरा किलोमीटर कंप्लीट होगा, क्योंकि 2 किलोमीटर के तो 50 रुपए वो ऑलरेडी दे रहा है। तो 13 किलोमीटर यहाँ से और 2 किलोमीटर यहाँ से, तो 13 और 2 टोटल 15 किलोमीटर आपका आंसर होगा। आप या 13 को चेक करके देख लेंगे या 15 को, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो 15 किलोमीटर यहाँ से आंसर जो है वो होगा। एक तरीका आप अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप जो है घर से रेलवे स्टेशन की दूरी निकालने के लिए जो 2 किलोमीटर है ये तो है ही है, उसके साथ साथ जो 258 किराया देना है वो, और उस किराए में से जितना आप भाड़ा दिखा रहा है 50 रुपए वो घटा देंगे और बटे में आप रखेंगे जितने का भाड़ा जो है वो आपका बाद में बता रहा है कि 16 रुपए का दिखाता है, बटे में 16। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 258 में से 50 घटाएंगे तो आपका बचेगा 2 किलोमीटर प्लस 250, और 250 नहीं 208, 258 में 50 घटाएंगे ना तो 208 और बटे में आपका जो है वो 16। इसको अगर आप 16 से ले जाएंगे कितनी बार में जाएगा, तो 13 बार में जाएगा। तो 2 किलोमीटर प्लस 13 किलोमीटर और 13 आपका 15 किलोमीटर ऐसे भी आ जाएगा। तो चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो ऑप्शन से कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाता है। अंग्रेजी में मारिया के 74 हैं, शहनाज के 81 हैं, ऐसे गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, विज्ञान सब में दे रखे हैं। तो ये जो तालिका दे रखी है इसके आधार पर आपको कथन इनमें से पहचानना है कि कौन सा जो है वो सही होगा।
पहला कह रहा है गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। तो आप देखेंगे गणित और विज्ञान में, गणित में 88 नंबर है मारिया के और शहनाज के 78 हैं। तो गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक, गणित और विज्ञान इन दोनों के आपको चेक करने हैं। इसके, शहनाज के, तो 78 और 82 ये दोनों हैं दोनों में, तो 78 और 82 आपका कितना होगा? 78 और 82 आपका 158 के पास होगा, तो 158 हो जाएगा। कह रहा है गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन्हीं विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। मारिया के देखिए कितने हैं, तो मारिया के इसमें 88 हैं और यहाँ पर 90 हैं। क्लियर आपको दिख रहा है? वैसे आपको जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने बता दिया। आपको देख लेना है यहाँ आपके मारिया के नंबर ज्यादा हैं, यहाँ पर भी मारिया के नंबर ज्यादा है, तो शहनाज के भला ज्यादा कैसे हो सकते हैं? ये ऑप्शन सीधे कट जाएगा। दूसरा कह रहा है मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, तो इसके लिए आपको सब जोड़ने पड़ेंगे। सब जोड़ने का मतलब 74, 88, 65, 73, 90 सब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका आएगा 390। सेम चीज यहाँ पर भी सब जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ने पर भी आपका 390 ही आएगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी आप ऑप्शन को भी चाहे तो चेक कर सकते हैं, वो सभी गलत यहाँ पर दे रखे हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं 59। इसके बाद वाला लास्ट प्रश्न होगा, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे कि गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में कौन सी प्रक्रिया जो है यहाँ पर वांछनीय है? खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, वांछनीय पूछा गया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा कह रहा है, ये तो पहला तो जो है वो गलत है। दूसरा, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए या संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बचना तो किसी से नहीं चाहिए, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित जो कदम है उनका अनुकरण करें, ये भी गलत है। सबसे अच्छा डी वाला ऑप्शन है, जो कि कह रहा है संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए गणित के संदर्भ में, बस यही आपका सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से अभी तक न जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। इसके बाद के जो प्रश्न आते हैं, इसके बाद हम ईवीएस सेक्शन जो है वो देखेंगे। तो गणित यानी कि अगली क्लास में गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित में से कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप जो है वो 30 सेंटीमीटर है? दूसरा प्रश्न, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका मध्यांक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए और आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो ये आपके 4 प्रश्न हैं, इन्हीं के संदर्भ में पूछा गया है कि ए जो है बंद सिरे वाला प्रश्न है। ऐसे करके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से सही जो है वो कौन-सा होगा। तो कौन-कौन से बंद सिरे वाले हैं जिनके एक निश्चित आंसर आ रहे हैं वो बंद सिरे वाले हैं। पहला, जैसे क्षेत्रफल की बात की गई तो इसका एक निश्चित आंसर ही आएगा। समुच्चय है, कोई बहुत से टाइप के आ सकते हैं, तो ये मुक्त वाला होगा। तो बी वाला तो बंद नहीं है, ये मुक्त वाला में आ जाएगा। तीसरे में 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का, ये भी आपका जो है वो एक सीमित आएगा, यानी कि ये भी बंद में ही आएगा। पहला भी बंद में है, दूसरा मुक्त है और तीसरा भी। और देखिए अच्छा, पहला और तीसरा बंद वाले ऑप्शन कह रहा है ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न है, बिल्कुल सही है। और बी और डी मुक्त सिरे वाले हैं। तो आयतों के बारे में बताइए, तो ये भी आपका मुक्त है, अलग-अलग तरीकों से बताया जा सकता है। तो बी वाला ही आपका सबसे सही है आंसर, यही आपका सही हो जाएगा। बंद और मुक्त का अंतर आप समझ रहे होंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि महात्मा गांधी जी के बारे में बताइए, तो आप बहुत सी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हैं। अगर मैं आपसे कहूँ उनका जन्म कब हुआ था, तो एक पर्टिकुलर ईयर आप बता देंगे कि इस समय हुआ था, तो वो बंद जो है उत्तर वाले या बंद सिरे वाला जो है वो प्रश्न हो जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। ये प्रश्न इसी सेट का ही है, ईवीएस सेक्शन का। तो मिजोरम ए ऑप्शन, झारखंड बी ऑप्शन, असम सी ऑप्शन और उड़ीसा डी ऑप्शन। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज वीडियो में इतना ही। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।